दोनों सरकार मुसलमान को ठगे हैं, दोनों ही सरकार। भैया हेलो, एक मिनट रुकिए। हर वार्ड में सुनिए ना भैया, हर वार्ड जाता है किसके बदले? सुनिए ना भैया, वो भैया कहीं तो ऑपरेटर को पैसा मिलता है, कहीं तो एक मिनट हमको बोलने दीजिए भैया, एक मिनट। आप बोलता है नीतीश कुमार ठगा नहीं है, नीतीश कुमार सबसे बड़ा ठग है। मुसलमानों के घर में बुलडोजर चलाया जाता था, मुसलमान बहन बेटी को बुरखा नोचा जा रहा था। राहुल गांधी यात्रा क्यों नहीं निकालते? खाली मुसलमानों का वोट चाहिए। गुजरात के दो घुसपैठ यहाँ पर घुसकर हमारे वोटों का अपना अपमान करता है, सीमांचल वासियों का अपमान करके बोलता है कि यहाँ पर घुसपैठिया है। एमआईएम को खाली ठगता है, खाली मुस्लिम को देखता है, हिंदू को नहीं देखता। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन। तू मुस्लिम, हम लोग भाई भाई है। आज तक कोई हिंदू का पक्ष नहीं है। सर अवैसी साहब आरक्षण हर किसी को दिया है, अवैसी साहब सबको बोले। मुस्लिम का पार्टी है, वो मुस्लिम का पार्टी है। मुसलमान को सिर्फ करासिन तेल की तरह चलाने का काम किया। इस बार मुसलमान नहीं जाएगा उसके साथ, और नम्मा पाल तेजस्वी यादव नहीं बनेगा। आपके घर में राशन और रुपया जाता है, वही मोदी जी का देन है। आप मोदी जी का सवाल है, एक मिनट, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। नमस्ते, मैं हूं इरफान रिजवी और आप देख रहे हैं हमरा बिहार। हमरा बिहार का खास कार्यक्रम हमरा चुनाव इस वक्त किशनगंज में पहुंच चुका है और किशनगंज के ऐतिहासिक रुई धासा क्लब मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं और किशनगंज के वो तमाम लोग, तस्वीरों में आप देख लीजिए, वो तमाम लोग मौजूद हैं और बात होगी सीमांचल के किशनगंज के उन तमाम मुद्दे की जो चुनाव के शोरगुल में दबा दिए जाते हैं और चर्चा राजनीति पर भी होगी। बता दें कि सीमांचल का किशनगंज वो इलाका है जहां पिछले वर्ष जो है, पिछले चुनाव में जहां ओवैसी की पार्टी का उदय हुआ, तो वहीं इसी सीमांचल ने कई बड़े मुस्लिम लीडर दिए। तमाम वो लोग मौजूद हैं और हमारे साथ राजनीतिक दल के कई सारे ऐसे नेता भी मौजूद हैं। मेरे दाहिने साइड में विपक्ष के वो तमाम नेता मौजूद हैं और इधर आप देखेंगे तो एनडीए के वो तमाम जो नेता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो शुरुआत जो है यहाँ की जनता से हम करेंगे, क्योंकि बोलेगा सीमांचल और सुनेगा पूरा बिहार। यहाँ के कौन से ऐसे मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे जिस पर चर्चा नहीं होती है, जो चर्चा करने लायक है, जिस पर नेताओं की निगाह नहीं जाती, शासन प्रशासन वहाँ पहुँचने में जो है कोताही बरतते हैं? यहाँ तो समस्याओं का अंबार है, मुद्दों का ढेर है यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ा जो समस्या है यहाँ पर ये विकास का मामला है और पलायन का मामला है। जो यहाँ से गरीब लोग अपने बच्चों को, जो माँ अपने बेटों को सीने से लगा के रखना चाहिए लेकिन उसको बाहर भेजने का काम किया जाता है, सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है। उनके अलावा यहाँ विकास के मामलों को लेकर जो दीगर तमाम पार्टियां इससे पहले सत्ता में रह चुकी है या अभी है, सब लोग ने यहाँ का ठगने का काम किया है। क्या नाम है अपना परिचय? कुमार सोनू, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें लगातार दिन रात रोजगार पर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत सारे रोजगार के काम शुरू हो चुके हैं और अगर सब खुश रहा, फिर से हमारी सरकार बनी, तो इस बार जो भी बचे खुचे काम वो भी होंगे और ये रोजगार की समस्या भी यहाँ की समाप्त होगी। देखिए, एक आंकड़े है जो आंकड़े बताता है चीख चीख करके कि सीमांचल का एक बड़ा तबका जो है, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो या पढ़ाई को लेकर के हो, वो बड़े तबके जो है बड़े शहरों की तरफ पलायन करते हैं। ये भी सच्चाई है? जी बताइए। पलायन का जहाँ तक सवाल है, कोई आदमी पलायन में नहीं है। लोग अच्छा चीज़, अच्छी नौकरी और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की खुशी में और चाहेदा में वो जो है यहाँ से काम करने जाते हैं। आप इसको दूसरे वर्ड से न लें, दूसरा शब्द उपयोग न करें कि वो लोग पलायन में जाते हैं। पलायन में कोई नहीं है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। लोग पलायन इसलिए भी करते हैं, जो स्टूडेंट है यहाँ अच्छा कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए पढ़ाई करने भी बाहर जाते हैं। पलायन का मुद्दा है। डबल इंजन का इनका सरकार लगभग बहुत दिनों से है। स्पेशल पैकेज देंगे, बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, अब तक इस तरह का कुछ नहीं हुआ नीतीश मोदी के द्वारा। उसके अलावा ये बाढ़ग्रस्त एरिया है, यहाँ बाढ़ के लिए कुछ उस तरह का संसाधन नहीं है। लोग जब नदी कट जाता है तब ये लोग देखने आते हैं, फोटोबाजी करने आते हैं, लेकिन जब काम करना चाहिए उस वक्त ये लोग सोए हुए रहते हैं। आखिर डबल इंजन की सरकार जो है किस लिए है? यहाँ सिर्फ अपना मलाई खाने के लिए, और अपन लोग जो बाहर जाते हैं लोगों के पास मार खाएंगे हम लोग, और मलाई बीजेपी और नीतीश और आरजेडी और कांग्रेस खाएंगे और मार हम लोग खाएंगे। आप लोग बाहर जाते हैं तो मार खाना पड़ता है? खाना पड़ता है, बिल्कुल खाना पड़ता है। कभी हमको भाषा बोलने के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, तो कभी हमको बांग्लादेशी बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है?
आखिर इन लोग जो बांग्लादेशी आप लोगों को बोला जाता है जी, घुसपैठिया आप बिल्कुल लोग बोला बोला जाता है, बिल्कुल क्या बोला लगता है भाई इस तरीके का शब्द सुन करके बांग्लादेशी घुसपैठिया? बीजेपी ये बार बार कहती है कि यहाँ जो है घुसपैठिया है, तो आप बताइए 2015 से सरकार उनकी है, ये जिम्मेदारी किनकी है? यहाँ अगर घुसपैठिया आए तो कहाँ से आए? ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती थी ना। अगर है, हकीकत में अगर है तो उसको निकाले। जो एक सवाल उठा किशनगंज और सीमांचल से कि यहाँ घुसपैठिए ज्यादा है, बांग्लादेशी ज्यादा है, जबकि ये लोग कह रहे हैं कि इससे कोई बात नहीं। आपके घर में मैं एक सवाल पर सवाल करता हूं आपसे कि आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं, क्या आप छठा सदस्य को आप अलाउ कीजिएगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर 49,000 वोट अगर हमारे किशनगंज विधानसभा से कटा तो वो कौन सा कटा? या तो जो लोग मर गए थे, जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, जिन लोगों के घर में एक ही गृह संख्या में अगर 3 हिंदू का नाम है तो उसमें 2 मुस्लिम का नाम घुसा हुआ है, आखिर वो उस गृह संख्या में आखिर 2 मुस्लिम का नाम आया कैसे? दूसरी बात है कि अगर किसी गृह संख्या में 3 आदमी जो उसका घर है 3 मुस्लिम है, उसमें 2 हिंदू का नाम घुसा कैसे? तो वैसे लोगों का नाम कटना लाजमी है और नाम कटना चाहिए। आप मानते हैं सर कि घुसपैठिए है सीमांचल में? सवाल ये कि तो सरकार बोलेगी ना। और सरकार ने तो मैं बता रहा हूँ सुनिए आप बताइए। मेरा, अरे यार आपके सुनिए हमारा कहना है कि वो लोग बताएंगे जिनके घर में छठा आदमी घुसा हुआ है, वो लोग बताएंगे कि उनके यहाँ घुसपैठी है कि नहीं। शेरशाहवादी जो है, जो बड़ी आबादी में यहाँ पर लोग रखते हैं, करीब 4 लाख लोग जो है रहते हैं यहाँ पे। शेरशाहवादी आप हैं। शेरशाहवादी का जो है सुनने में आता है कि काफी सारे लोग उन पर टारगेट करते हैं कि भाई शेरशाहवादी घुसपैठिए है। मैं खुद गया था एक जगह पे जहाँ पे शेरशाहवादियों का पूरा आबादी है, दिग्गल बैंक, वहाँ पे काफी बड़ी संख्या में आबादी रहती है। किस तरीके से है वहाँ पर? जब ये शहर जो चल रहा था तो जिस क्षेत्र को टारगेट जो किया है कुछ लोगों के द्वारा, उस क्षेत्र में जाके देखे, ठाकुरगंज में पता करें, वहाँ नहीं है। कि विगत कुछ दिनों में जो ये कांग्रेस के लोग, ये एमआईएम के लोग इस तरह के माहौल बना के कोई अगर कुछ बोलते हैं, अगर कोई भी नेता कुछ बोलते हैं, टारगेट हमारे शेरशाहवादी पे करते हैं। मैं वैसे लीडर को मैं चेतावनी देता हूँ कि आपने बहुत कुछ कर लिया, जात पात में बांट के लोगों को डरा के, लोगों को डरने वाला नहीं है। और अब लोग ने ठाना है कि इस बार एनडीए के प्रचंड बहुमत से जिताना है। प्रचंड बहुमत से एनडीए अगर जीतेगा तो ये खत्म, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, मुद्दा ही नहीं बचेगा। अब देखिए, अब ये शेरशाहवादी हैं, ये कह रहे हैं शेरशाहवादी की ऐसी कोई बात नहीं। जानकारी का भाव है, मैं बता दूं। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं इमाम अली, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष। अच्छा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, बताइए। मैं बड़े भाई ने लगातार आप लोग शेरशाहवादी को जो है कहते हैं कि भाई शेरशाहवादी को जो है टारगेट किया जाता है, लेकिन शेरशाहवादी यहाँ पर मौजूद है, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनको जानकारी का अभाव है। छोटा भाई है मेरा। जब गृह मंत्री अमित शाह जब बोले थे दिल्ली में कि इस बॉर्डर इलाका में शेरशाहवादी आ गए, तो हमारे सांसद ने बोला कि यहाँ एक भी आतंकवाद या यहाँ हमारे पास कोई ऐसे घुसपैठी नहीं है। ठीक है, इनका जवाब हमारे सांसद ने दिया। और तुरंत कम शब्दों में जवाब दीजिए। ये मैं वोटर लिस्ट पर आ रहा हूँ, वोटर लिस्ट पर हमारा एक भाई है यहाँ। मैं चुनाव आयोग को देखिए, ये देख रहे हैं ना, एफिडेविट है। मैं चुनाव आयोग को लिखा हूँ, मेरा भाई लोकसभा में वोट दिया, उस वोट से प्रधानमंत्री बने, उसी वोट से सब बना। अब उस वोटर लिस्ट को इनकार कर रहे हैं, उस वोट को इनकार कर रहे हैं, तो भाई आप तो तब वोटर लिस्ट से इनकार करते हैं। प्रधानमंत्री जी आप छोड़ दे, इस्तीफा दे दे। एनडीए का एक नेता है गोपाल कुमार, उन्होंने शेरशाहवादी को गाली देने का काम किया है। तो आप लोग को गोपाल अग्रवाल शेरशाहवादी को गाली देने का काम किया है, तो ये तो उन्हीं के नेता का। जल्दी से पहला तो हमारा बिहार में काबा, समझ गए, जय बिहार जय जय बिहार इस बार होगा। इतने देर में कोई मुद्दे की बात नहीं किया, रोजी रोजगार का बात नहीं किया, शिक्षा स्वास्थ्य का बात नहीं किया। अभी आप यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या अभी आगे इलेक्शन होने वाला, तो हिंदू मुस्लिम में बिहार को डुबा देना नहीं। इस बार जन स्वराज वो करके दिखाएगा जो सोच भी नहीं सकता। हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य की बात करेंगे। सवाल लोगों का ले लेते हैं। सवाल जो है लीडर का हुआ है कि भाई यहाँ पे बात जो है मुद्दे की नहीं हो रही है, यहाँ पे जो है जय जय बिहार की बात हो रही है। तो ये वो सीट है जिस पर निगाहें सबकी रहती है। पहले से यहाँ पर महागठबंधन और जो है जो अभी एनडीए की सरकार है उनकी निगाहें रहती है, लेकिन अब जो है यहाँ पर प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो गई है। तो रहनुमा कौन है आप लोगों के, असल रहनुमा कौन है? बीजेपी के जो हमारे सर हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये बताइए, जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई घुसपैठिया नहीं है, फिर गुजरात के 2 घुसपैठ यहाँ पर घुसकर हमारे वोटों का अपना अपमान करता है, सीमांचल वासियों का अपमान करके बोलता है कि यहाँ पर घुसपैठिया है। तो सर आप बोल रहे हैं यहाँ पर कोई घुसपैठिया नहीं है, जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं। ये
लेकिन फिर गुजरात से 2 घुसपैठ यहाँ पर आके बोलता है कि आप घुसपैठ हम लोग को घुसपैठी हैं गुजरात के 2? जो जी आप जानते हैं अभी जो इससे पहले कई बार दौरा कर चुके हैं, उन्होंने आके बोला है कि यहाँ पर सीमांचल वासी घुसपैठ है, यहाँ पर घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा। सत्ता आपके हाथ में है, गृह मंत्रालय आपके हाथ में है, आप जो है प्रधानमंत्री घुसपैठिया कह रहे हैं। नहीं, जो इससे पहले अमित शाह जी आए थे उन्होंने भी घुसपैठिया कहा था, वो खुद गृह मंत्री है। बताइए आप जो है घुसपैठिया बता रहे हैं, तो आपके गृह मंत्री रहते हुए कोई घुसपैठ कैसे किया है? घुसपैठ जाति धर्म संप्रदाय का नहीं, घुसपैठ अगर किशनगंज में होता है तो किशनगंज के लोगों की सुविधाओं का हनन होता है, किशनगंज के लोगों का शोषण होता है। दिल में हाथ रख के पूछे, जो कांग्रेस के शासनकाल में, आरजेडी के शासनकाल में अगर एसआईआर हो रहा है तो आरजेडी और कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कागज ही तो मांग रहे हैं, दिखाइए आप सही हैं। कोई कागज क्या हिंदू या मुस्लिम से मांगा जा रहा है? आम नागरिक से मांगा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हो, आप अपना कागज दिखाओ और अपनी नागरिकता को सिद्ध करो। और की बात आई है सर, तो एक सवाल उठता है कि जो एक महादलित जो है एक बस्ती है आपको लोहगढ़ा इलाके में, वो हाईवे के किनारे बसा हुआ है, वो लोग जो है सरकारी भूमि में बसे हुए हैं और काफी समय से वो लोग रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है? उनको पूरे खंगालेंगे, किसी को नहीं निकालेंगे। उनका कागज, उनके बाप दादा का कागज या उनका क्या परिस्थिति में कागज नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हम लोग चल रहे हैं। बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा गया है, आपको भी ज्ञात है जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और इसका मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो फिर हमारे विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हमारे नेता बोले 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, ये 125 यूनिट का ऐलान कर देते हैं। हमारे नेता बोले हर माँ बहन के खाते में 2500 रुपया पहुँचाने का काम करेंगे। तो आज ये देखने का काम कीजिए, 10,000 रुपया हर महिलाओं को ये देने का काम करें। सुनिए, मेरा एक सवाल है, एक प्रश्न चिन्ह है उसमें। 10,000 जो बात बोले ये देने का, वो ऋण दे रहे हैं, वो आपको कर्ज के तौर पे दे रहे हैं और आपका सूद समेत, उसका ब्याज समेत, उसका वापसी करने का वो बात बोलेंगे। लेकिन देखिए, जो 17 महीने का कार्यकाल रहा हमारे नेता का, 17 महीने के अंदर 5 लाख से अधिक नौकरी देने का काम किया। भाई, अगर एक आरोप होता हमारे नेता के अंदर, एक आरोप होता तो ये नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार है। ये कहीं ना एक सवाल है, लेकिन उससे पहले इन लोगों की बात वही मुख्यमंत्री का देन है जो आप आज वही मुख्यमंत्री का देन है। हर किशनगंज जिला में, हर बिहार में, जो आप पटना से 5 या 6 घंटा में आप किशनगंज पहुंचते हैं, वही मुख्यमंत्री का देन है। आज वही मोदी जी का देन है, आज वही मोदी जी का देन है जो आपके खाता में पैसा जाता है और आपके घर में राशन और रुपया जाता है, वही मोदी जी का देन है। आप मोदी जी का सवाल है कर रहे हैं, ये कतो बर्दाश्त नहीं करेगा बीजेपी। एक मिनट, एक एक करके अपनी बात रखिए, शांति बना रखिए, शांति। एक सवाल है, अरे रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। कार्यक्रम मेरा लंबा चलेगा, 2 मिनट का समय दीजिए, मैं सबके पास आऊंगा। 1 मिनट रुक जाइए, बताइए आप। आज जो कोटा में दिया जा रहा है चावल, जो चावल जानवर भी नहीं खाएगा, सड़ा हुआ चावल, हर चीज भ्रष्टाचार, चोरी, ऊंचाई सब इसके राज में है। अच्छा, किसके राज में है? ये मोदी जी के राज में। बोलता है, मोदी जी बोलता है कि 3 महीने राशन में फ्री दे रहा हूँ, वो राशन आपको दिया जाए, खाइएगा आप चावल, खाइएगा हलवा चावल खाइए। कहाँ से? एनडीए के लोग हैं। और उसके बाद शोरगुल नहीं, अगर कोई बात करना है, 1 मिनट, मेरा सवाल है, 1 मिनट, आप लोग जगह बना लीजिए पहले। सुनिए, 1 मिनट, अभी आपने कहा, अभी रुक जाइएगा, अगर जो है, अरे रुक जाइए, अरे सुन तो लीजिए, 1 मिनट, वो खाएगा। सुनिए, अभी आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नीतीश कुमार ने बहुत बनाया, लेकिन अरे रुक जाइए, ऐसे नहीं होगा डिबेट, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा जगह बनाइए। देखिए, हम आपकी बात करने आए हैं, थोड़ा जगह बनाइए और अच्छे से बात करना है। कार्यक्रम की गरिमा बनाइए। 1 मिनट, अरे रुक जाइएगा, कार्यक्रम की गरिमा बनाइए। आपने कहा, सुनिए, आपने कहा
कि नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनवा दिए। आप ही के इसी किशनगंज में एक जगह है डल्ले गांव, 15,000 की आबादी है उस गांव में, अभी तक जाने के लिए कोई अप्रोच नहीं है, नाव से लोग सवारी करते हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। इतने साल के बिहार को गड्ढा करने वाला राजद सरकार जो पूरे सड़क को, इस देश को ही गड्ढा करके रखा था, उसको तो हमारे नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश जी जो उसको भर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत कम देखिए समय लगेगा। सुनिए एक मिनट अगर दिल पे हाथ रख करके सोचिए क्या विकास नहीं हुआ है। अभी देखिए ठाकुरगंज से ट्रेन चल गया, अभी देखिए विकास की बात करते हैं 24 घंटा बिजली रहता है, विकास की बात करते हैं जाके देखिए सड़क, सुरक्षा, शिक्षा। आपका अपने दम पे लड़ेंगे एमआई पार्टी और झाड़ देंगे। इस बार तो हवा नहीं चलेगा, इस बार तूफान और आंधी चलेगा। ये एमआई पार्टी का विजन है। विजन क्या है पार्टी का? विजन क्या है? उन्होंने कहा पिछले चुनाव में कि ओवैसी हॉस्पिटल बनेगा। लोग कह रहे हैं, मैं गया था कोचा धामन में, वहाँ के लोग काफी नाराज हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ओवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है हैदराबाद मॉडल लाएंगे, कुछ नहीं हुआ यहाँ। बिल्कुल सर जब यहाँ से भागी गए तो क्या होगा सर? पार्टी छोड़ के तो भाग गए सर, भगोरे तो भाग गए सर पैसे लेके सर, तो क्या विकास होंगे? पब्लिक तो आखिर जो भागे सर वो तो जिला परिषद नहीं जीत सकते पद, लेकिन आज एमआईएम पार्टी आए कि मतलब विधानसभा में भेजा गया एमआईएम पार्टी के लोगों ने, हर जितने भी 4 जो विधायक भागे, समझे? विकल ये ठाकुरगंज में 2020 विधानसभा चुनाव के मौके पे तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि हम जो है जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करेंगे। आखिर क्या रहा? 17-18 महीने तक सत्ता में रहे तेजस्वी यादव, बहुत सारे वादे का क्रेडिट ले रहे हैं कामों का, लेकिन इस काम का क्रेडिट अब तक क्यों नहीं किया और क्यों नहीं लिया? प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, बीच में इंटरप्ट मत करिए, हमसे भी पूछ लीजिए। सर आप बोले कि अवैसी हॉस्पिटल का वादा था, अवैसी स्कूल का वादा था, 17 महीना रहा जीत के। हम लोगों ने, मेरे बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट, आरजेडी को वोट देते बुरा होकर मर गए। कांग्रेस और आरजेडी ने अब तक क्या दिया किशनगंज को? बता दीजिए। एक कॉलेज, एक राजीव गांधी स्कूल बता दीजिए, एक सोनिया गांधी कॉलेज बता दीजिए। नरेंद्र मोदी आए बिहार और क्या कहे कि हम आपको ट्रेन देंगे, लोग यहाँ से गुजरात खटने के लिए जाएंगे। मतलब क्या हम लोग खटने के लिए वहाँ जाएंगे? हम लोग को यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा क्या? युवा बेरोजगार रहेगा? बेरोजगार है। एक तो सवाल तेजस्वी को लेकर के इन्होंने किया कि तेजस्वी ने क्या किया, महागठबंधन ने यहाँ पर क्या किया, बताइए। तेजस्वी यादव जी 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, हर काम को कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए जब आप कुर्सी पे बैठते हैं, नीतीश कुमार से जब साठगांठ हुआ, समझौता हुआ, एक मुद्दे पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, तो नीतीश कुमार जी का ये मनसा था कि आज सीमांचल को देंगे तो कल मिथिलांचल मांगेगा, परसों अवध के लोग मांगेंगे, इस तरह से उनका मंशा था। लेकिन हमारे नेता वादा करके गए हैं, मुख्यमंत्री बनेगा तो इंशाअल्लाह इस क्षेत्र को सीमांचल विकास आयोग का अब सवाल एनडीए से, वो कह रहे हैं कि जो है फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और विक्ट्री मांगेंगे यहाँ बिहार में। न तो गुजरात में तो आज उससे फैक्ट्री नहीं है, आज़ादी के बाद से ही फैक्ट्री है, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत में ही गुजरात डेवलप हो चुका था, सीमावर्ती था, बगल में विदेश से आना जाना था, तो थोड़ा पहले से डेवलप था। ये हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनने के बाद और बिहार में नीतीश कुमार सरकार बनने के बाद गुजरात के मॉडल को भी अब बिहार में लाया जाए। बुलेट ट्रेन की बात हो रही, भाजपा वाले बुलेट ट्रेन की बात हो रही कि भाई बुलेट ट्रेन ला दिए, ये कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन से कोई जो है फायदा नहीं होने वाला। राशन से लेकर के आदमी के जीवन तक, और मुख्यमंत्री ने तो बेरोजगारों के लिए जो अभी व्यवस्था किया पेंशन का, वो भी मिलेगा, भत्ता भी मिलेगा, पेंशन में वृद्धि, बिजली हो रही है। और भी लोग हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं, इलेक्शन आने में सब पार्टी दावा बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं। अभी नीतीश जी ने 1100 मैंने पेंसिल का बोले ना, पहले 400 रुपए थे, अभी इलेक्शन मुद्दे पे आए तो हर कोई मतलब क्या करने लगे, बढ़ाने लग गए सर। ठीक है, ये जब इलेक्शन आता है ये लोग करते रहते हैं। देखिए एमआईएम जो है सर, एक एमआईएम सुनिए, मैं बताता हूँ, एमआईएम जो है वो वोट बैंकिंग है, वो खाली मुस्लिम का पक्ष लेते हैं, हिंदू मुस्लिम हम लोग भाई भाई है। आज तक कोई हिंदू का पक्ष नहीं है सर। अवैसी साहब आरक्षण हर किसी को दिया है, अवैसी साहब सबको बोले मुस्लिम का पार्टी है, वो मुस्लिम का पार्टी है। आज सीमांचल में क्या नहीं है? आज डेरामरी में जाइए, आप अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है, आप खरखरी में जाइए कृषि कॉलेज है, आप यहाँ से लेकर 4 घंटा में पटना पहुँचते हैं। बिजली से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर, कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, ऐसा कहीं भी नहीं है। और एक सवाल है SIR को लेकर के, रुक जाएगा एक मिनट मैं लौटता हूँ।
सवाल ये है, सुन लीजिए, सवाल ये है, बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सीमांचल के सबसे बड़े मुद्दा है। बिहार सरकार ने जमीन दिया है और बिहार सरकार मिल करके केंद्र सरकार से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है निदान करेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है, चाहे विपक्ष के आदमी हो चाहे आम आदमी हो, कोई नकार नहीं सकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद है और जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कांग्रेस ने यहाँ के मुसलमानों को ठगा है और श्रीमती सोनिया गांधी ने आकर के यहाँ पर एक कॉलेज का जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, अब बताइए, लेकिन फंड देने में वो सवाल देखिए, सवाल का अगर उत्तर लेना है तो आराम आराम से बात करना होगा। आप एनडीए वाले से 10 आदमी से पूछ लिए। मैं कहना चाहता हूं 20 साल से लगातार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी हुई है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मेरा नेता डेली आवाज उठा रहा है और बिहार के नौजवानों को पीटने का काम कर रहा है। बिहार को लेबर का फैक्ट्री बना दिया है। और सुन लीजिए, दूसरा आरजेडी वाले अभी बोल रहे हैं, मुसलमान को जिस तरह उन्होंने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए किया है, जितना अरे पहले सुन लीजिए, मुसलमान को सिर्फ केरोसिन तेल की तरह जलाने का काम किया। इस बार मुसलमान नहीं जाएगा उसके साथ। नम्मा पाल तेजस्वी यादव नहीं बनेगा मुसलमान का बेटा। अगर कोई बन जाए मुझसे पूछे, रुके भाई साहब, रुके रेहान भाई, रुके एक मिनट। भाई साहब ने कहा सिर्फ एमआईएम मुसलमानों का बात करता है। हम जब से वोटर से मेरा नाम चढ़ा, जब से वोटर वोट दे रहे हैं, तब से किसानगंज में डरा के धमका के वोट लिया जाता है। और विकास बात की, डराता है, विकास की अगर बात कीजिएगा, कौन डराता है सर? कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, बीजेपी के लोग डरा के वोट लेते हैं। इसको दोगे तो कांग्रेस जीत जाएगा, इसको दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा। ये खत्म कब होगा सर? ये खत्म। हम कहते 5 साल का एमएलए है सर, आप 10 साल का एमपी है। आप अपना विकास दिखाइए और वोट मांगिए। कौन किसको देगा नहीं देगा, कौन जीतेगा नहीं आएगा, ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? हम लोग विकास कब देखे सर? जब तस्लीमुद्दीन था तब देखे, दूसरा शाहनवाज हसन आया तब देखे। अभी वर्तमान में सर, अगर 34 वार्ड का लोग अगर विकास देखा तो वो इनरदेव पासवान एडवोकेट का विकास देखा सर। अगर बीजेपी गठबंधन से जदयू का टिकट अगर इनरदेव पासवान को मिलता है सर, तो 100% जीतने से उसको कोई नहीं रोक पाएगा। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। बीजेपी का एक ही मिशन है, जो विकास कैसे हो, गरीबों को राशन कैसे मिले, लोगों को रोजगार कैसे मिले, सड़कें कैसी अच्छी हो, अच्छी सरकार कैसे हो। डराने धमकाने की जो बात है वो आरजेडी और कांग्रेस वाले एमआईएम को डराते हैं, मुसलमानों को डराते हैं कि भैया अगर उनको वोट दोगे तो वो जीत जाएगा। और मुसलमानों को जो है एमआईएम वाले डराते हैं कि अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो भाजपा जीत जाएगी। तो ये डराने और धमकाने वाली बात जो है उन्हीं लोगों के बताइए। आज जिस तरह से मुसलमानों को डराने के लिए बिल लाया जाता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक पे हो, चाहे वो आपके धार्मिक मामले को लेकर के वक्फ के मामले हवाला देते हैं आप लोग, मुसलमानों को कहते हैं कि भाई एनआरसी सीए आ जाएगा। हक और हुकूक छीनने का काम केंद्र में बैठी मोदी और अमित शाह की सरकार कर रही है। ये जमीन जो सरजमीन है किशनगंज, ये कांग्रेस की सरजमीन है। और आप यहाँ के इतिहास को उठा के देखिए कि आज़ादी से पहले से लेकर के और आज तक अगर किसी पार्टी ने यहाँ पर वर्चस्व बना के रखा है और अवाम के बीच गली गली कुचा कुचा विकास का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। अभी राहुल गांधी यात्रा किए थे, यहाँ से भी गुजरे, तो मैं चाहता वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाउंड्री जाते, नहीं गए। मेरे नेता गए तो उन पे इन लोगों को बड़ा दुख हुआ। प्रशांत किशोर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाउंड्री पे कौन गए? बीजेपी जेडीयू के लोग यहाँ डराने का काम करते हैं मुसलमानों को, और महागठबंधन के लोग उनका साथ देते हैं चुप्पी साध के। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में हम मुसलमानों पे, माइनॉरिटीज पे बीजेपी के द्वारा हम लोग पे जुल्म होता है, ठीक उसी तरह हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड में जहाँ कांग्रेस का सरकार है वहाँ पर भी हम मुसलमानों को सताया जाता है। वहाँ हम लोग चलिए, वो डर सकता है क्या? कुछ नेता मुसलमान का बड़ा हितैषी बनते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब 29 सीट जीते थे, वही लालू यादव को कहे थे कि एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिए, मैं 29 सीट आपको देने के लिए तैयार हूं। और आज बड़का मुसलमान का हितैषी बनते हैं। आप लोग जागरूक हो चुके हैं। कौन हितैषी बनते हैं भाई मुसलमानों के? यही कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग मुसलमान का हितैषी बनते हैं। और आप लोग को ये कहते हैं जो सैयद शहाबुद्दीन का आरजेडी नहीं हुआ वो आज कैसे मुसलमान को होगा। और आने वाला वक्त में हम लोग एनडीए का प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताने का काम करेंगे। आप तमाम जो बंटवारा देख रहे हैं, ये जातिवाद, धर्मवाद या आपस में मोहब्बत
या आपस में जो हमारा रिलेशन था उसके बीच में जो फूट डालने का काम किया है, किसने किया 2014 के बाद? ये नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद 2005 का जो मामला जो हम लोगों की लड़ाई, एक आदमी ही बोले। 2005 का जो सवाल बहुत बढ़िया सवाल उठा है, तो रामविलास पासवान जी मुसलमान मुख्यमंत्री की डिमांड कर रहे थे, तो आज उन्हीं का बेटा जो मोदी जी का हनुमान बना घूम रहा है, आज वो किसके गोद में? तो ये मुसलमान के हिमायती बने। शुक्रिया। देखिए, SIR एक बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर के विपक्ष ने यात्रा भी निकाला था पूरे बिहार में घूम घूम करके। सवाल जनता से है कि जिस तरीके से मुखिया जी हैं यहाँ पर, SIR को लेकर के जो है विपक्ष वोटर या अधिकार यात्रा निकाला था, इसका क्या असर पड़ेगा क्षेत्रवासियों पर? पूरे हिंदुस्तान पर इसका असर पड़ रहा है। राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाले हैं वो बता रहे हैं कि जब आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो नागरिकता तो छोड़िए, आप इंसान पैदा हुए कि नहीं हुए उस पर सवाल उठ जाता है कि आखिर हम हैं कौन। मेरा नाम नहीं रहेगा तो मेरा क्या कुछ रहेगा? इसका असर पड़ेगा, पूरा असर पड़ रहा है। पूरा असर SIR को लेकर के जिस तरीके से 2014 से लेकर मोदी सरकार, जिताना से सरकार जब से देश में आई है, ये सिर्फ लोकतंत्र को तोड़ने के काम कर रही है, नफरत फैलाने के काम कर रही है। विकास के मुद्दे पर, कोई समस्या के मुद्दे पर, शिक्षा या रोजगार या महिला का सम्मान, इसमें कोई बातचीत नहीं। ये जो है पूरे देश के लोगों को जो है गुमराह करके रखी है। आपने वादा किए थे कि मैंने 2 करोड़ जो है हर साल में मैं नौकरी दूंगा, मैं 15 लाख करके मैं हर महिला हर पुरुषों को दूंगा। मैं क्या आज तक दिया? नहीं दिया। सिर्फ झूठा वादा कर रहे हैं, मक्कार वादा कर रहे हैं। सवाल SIR को लेकर के है। आप चलने वाले नहीं है सर, अब देश में ये चलने वाले नहीं है। इस बार हमारे बिहार में महागठबंधन की सरकार बहुमत से जो है जीतने वाली है और सरकार बनने वाली है। आखिर मान लीजिए जो आप यहाँ जन्म लिए हैं, अगर आप यहाँ जन्म लिए तो आपके पिताजी जन्म लिए या आपके दादा जन्म लिए, जो 1950 से वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, या दादा का नाम होगा या परदादा का नाम होगा, उसका नाम तो चरना ही है। अगर बाप का भी नाम नहीं है, दादा का भी नाम नहीं है, उसका नाम क्यों जरूरत पड़ी SIR की, जरा मुझे बताइए। क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस वोट को लेकर के लोकसभा में गए, रुकिए एक मिनट, उसी 1 साल के बाद उसी वोटर से जो है उसका प्रमाण मांगा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि बहुत लोगों के घर में 2-2 आदमी 3-3 आदमी मर चुका है, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में है। किसी का नाम 2-2 जगह वोट। आप चले जाइए वार्ड नंबर 5 में, आप चले जाइए वार्ड नंबर 5 में, वार्ड नंबर 7 में, वहां पे लगभग 400 लोगों का नाम कटा है, जिसका नाम ऑलरेडी दूसरे बूथ में भी है। दूसरा बूथ का मतलब कि पंचायत में भी। गलती किसकी है सर? गलती किसकी है? ये चल रही है सर, जिसकी सरकार चल रही है उसकी गलती है सर। नहीं, ये अभी से नहीं है, ये 20 मैं आता हूँ नेताओं तक मैं बाद में पहुंचूंगा, पहले जनता को ले लेते हैं, पहले जनताओं का सवाल। ये वोटर लिस्ट में सिर्फ नाम चढ़ाने का काम किया गया था, नाम काटने का काम नहीं किया गया था। ये बोल रहे हैं कि वोटरों का नाम जो है काटा नहीं किया गया, सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है कि भाई कौन वोटर कैसे हैं। 2019 में वो वोट लेके मोदी गोदी में बैठ जाता है और वही वोट अभी रद्द हो गया है, तो मोदी भी रद्द हो जाएगा। वही वोट लेके पीएम बनाना उसने, वही वोट लेके बात है सर, जनता की यही बात है कि जब वो एक जगह वोट लिया, मोदी भी वहाँ से रद्द होना चाहिए। 2024 में वोट लेके वो गोदी में बैठ सकता है, आज वो वोट कैसे रद्द हो जाएगा? और ये शहर का जहाँ तक मामला है, एक सवाल सर, हमारा एक सवाल बीजेपी वालों से हुआ था, एक आरजेडी वालों से। अब मेरा MIM के प्रवक्ता से सवाल है कि आप जीतने के बाद अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, आपका विजन क्या है? MIM के प्रवक्ता से मेरा सवाल है। इससे पहले जो है AIM को बहुत मौका मिला, काफी सारे जो है विधायक जीत करके आए, फिर अभी इस बार के चुनाव में क्या विजन है? क्या फिर से हैदराबाद मॉडल दिखाया जाएगा क्या? देखिए, आप मौका नहीं दे रहे थे इसलिए हम मजबूर हैं। लगातार मौका मिल रहा है भाई, आप सबको मौका मिल रहा है। चलिए ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग जीतने के बाद हमारा मकसद है सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हो। जो मेडिकल कॉलेज अभी मेडिकल कॉलेज का घोषणा किया गया है, वो बस घोषणा नहीं रहे, AMU किशनगंज की तरह और एम्स की तरह वो परातल पाए। उसके अलावा पलायन का यहाँ जो मुद्दा है, पलायन के मामले में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जूट प्रोसेसिंग यूनिट, टी प्रोसेसिंग यूनिट, रोड घाट हॉस्पिटल में सुधार हो, स्कूल अच्छा हो, कॉलेज में सुधार हो, उसके अलावा तमाम ओवरऑल डेवलपमेंट का बात करेंगे। जो मुद्दा को ये लोग भुनाने का काम कर रहे हैं, गरीब मुसलमान को डंडा खिलाने का काम कर रहे हैं, अगर ये पहले से कर दिया जाता तो आज हर पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम का कॉलेज भी होता, स्कूल भी होता और सारा चीज होता। उस पर इन्होंने काम नहीं किया। जब इनकी सरकार गई तब से इनको मुसलमान नजर आने लगा, और मुसलमान भी वोट के लिए। आपके नेता का विजन बता दीजिए जल्दी से। मेरे नेता का विजन ये है, वो बिहार बनाना जो आजादी के बाद बिहार का जहां पोजीशन था उससे आगे ले जाना। हमें मदरसा बोर्ड दिया, हमें शहरियत दी, हमें बराबरी का दर्जा दिया, हमें सब कुछ दिया, देश के बिल्कुल रोजगार। आज मुसलमान बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत अगर इस देश में मुसलमान छाती ठोक कर घूम रहा है पूरे देश में, तो ये कांग्रेस इसका देन है। देश ये नारा लगा चुकी है कि इस सरकार को हटाना है। दवाई, कमाई, सिंचाई,
कार्रवाई, रोजगार और सुनवाई वाली सरकार जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब बिहार के अवाम के हक में फैसला होगा। और 15 साल मौका दी थी ना, उनके पिताजी को मौका मिला था। लोग आरोप लगाते हैं तरह तरह के, न जाने क्या क्या बात कहते हैं, बेरोजगारी, जंगल राज, अपराध, ये सब आरोप लगते हैं आपके सरकार पे। गरीबों को जब आवाज दिया तो उसको बोलते हो जंगल राज। आज प्रतिदिन, आज 6 महीना से आप अखबार का कोई भी एक कटिंग निकाल लीजिए, कोई भी अखबार निकाल लीजिए, पारस अस्पताल के अंदर घुस के अपराधी मार दे रहा है गोली, बड़े उद्योगपति को मार दे रहा है गोली। और 20 साल से सरकार में बैठे हैं नीतीश कुमार, और शर्म और लाज नहीं आता है ये भाजपा और ये प्रशांत किशोर पांडे के लोग को कि सवाल तेजस्वी से पूछोगे, सवाल राहुल गांधी से पूछोगे। ये प्रशांत किशोर पांडे ये पैसा लेकर के हुकूमत बनवाता है। ये ममता बनर्जी का सरकार बनाने में ये प्रशांत किशोर पांडे ये। चलिए नीतीश कुमार जी, विजन बताइए। नीतीश कुमार 15 सालों से नीतीश की सरकार है यहाँ पर, अभी भी रोजगार जो है एक बड़ा मुद्दा है। सीमांचल में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। देखिए, आपको बता रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन में आप 4 घंटे 5 घंटे में पटना पहुंच रहे हैं। सिर्फ भाजपा और जदयू के लोग नहीं पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग पहुंच रहे हैं, MIM के भी लोग पहुंच रहे हैं, सारे हिंदू मुसलमान सब लोग पहुंच रहे हैं। सड़कें चमचमाती, अरे चुप रहो यार तुम। अभी आप हिंदुस्तान में, बिहार में जो है सड़कें चमचमाती हैं। लालटेन युग से अभी हम LED युग में आ गए हैं। ये नीतीश कुमार की देन है। हमारा कहना है, सरकार में बैठ गया ये गांधी बताइए। चौक पे आके गिरिराज सिंह बोलने का काम करते हैं। गिरिराज सिंह गांधी चौक पे आके बोलने का काम करते हैं। मुसलमान और हिंदू के अंदर जिस तरह से फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, बोलते हैं 1 मारे तो 10 मारो। ये केंद्र मंत्री की भाषा हो सकती है। चारा घोटाले वाले लोग अभी 1 मिनट बेधंधा के हो गए हैं। कांग्रेस के लोग बेल पर हैं, घूम रहे हैं। MIM का पतंग तो नहीं, 1 मिनट MIM के लोग MIM के लोग पतंग काटते हैं, बेल पर हैं। और इनको जवाब देने दीजिए। पहले हमको जवाब देने दीजिए। आप जवाब देने दीजिए इनको। ये लोग एक वंशवादी हैं। समाजवाद के नाम पर लालू जी हटे थे, रबड़ी जी कुर्सी पर बैठी थी, और इसके बाद जनता ने बाहर निकाल दिया। अभी ये तेजस्वी को बनाना चाहते हैं, कभी तेज प्रताप को जाए। 1 मिनट आपसे नहीं, ये लोग RJD का संस्कार है जो इस तरह से बोलता है। ये बिहार को बर्बाद किया है। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता से 1 मिनट लौटेंगे आप लौटेंगे थोड़ा पीछे। आज जो भी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर रहा है, और MIM तो खाली ठगता है, खाली मुस्लिम को देखता है, हिंदू को नहीं देखता। MIM पार्टी खाली मुस्लिम को देखता है, हिंदू को कभी कुछ नहीं बोला है। ऐसा बोल रहा है कि वो ठगता है, नीतीश कुमार नहीं ठगता है। नल जल योजना लाया, कई ठो कौन है? नल जल योजना जो लाया नीतीश कुमार, कई ठो ऑपरेटर को पैसा मिलता है, कई ठो। 1 मिनट हमको बोलने दीजिए भैया, 1 मिनट। दोनों सरकार मुसलमान को ठगे हैं, दोनों ही सरकार। भैया हेलो, रुकिए 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। नीतीश कुमार आप बोल रहे नहीं ठग रहा है। नहीं ठग नल जल योजना जो निकाला है हर वार्ड में, सुनिए ना भैया, 5 किलो राशन जाता है, किसके बदले? छोड़िए ना भैया, वो 5 किलो राशन देंगे आपको, हर महीना हम देंगे, पर महीना। लेकिन भैया जितना भी वो नीतीश कुमार नल जल योजना लाया है, सिर्फ 300 घर में 30 नल लगा है। भाई 300 घर में 30 नल लगा है, इसका कोई पर्वे नहीं है। जितना ऑपरेटर है 1 भी रुपए 15-15, 20-20 महीना, 3 साल का ऑपरेटर को पैसा नहीं मिला है, और बोलता है नीतीश कुमार ठगा नहीं है। नीतीश कुमार सबसे बड़ा ठग है। नल जल योजना तो निकाला, घर बस्ती में 1 तो टैंकी गाड़ दिया है भाई, नीतीश कुमार दिया है, लेकिन नीतीश कुमार ये पर्वे किया है कि कई ठो नल लगा है, कई ठो जल। बताइए, आ जाइए इधर। एनडीए के प्रवक्ता ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे कहा कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। तो मैं उन एनडीए के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं जो यहाँ से मुंह छुपा के भाग गए कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो दुनिया के हर एक कोने में जाकर पाकिस्तानी आतंकियों का डंका फोड़ा और उनके विरोध में एक
उनके जो है भंडाफोड़ का काम किया है, उनके लिए उनको पकड़वाने के लिए काम किया है। और कहा है नरेंद्र मोदी की सरकार से, ये गुंगी बहरी सरकार से, कि उस 4 आतंक कैसे घुसे भारत में, कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह है, भाजपा मंत्रालय में बैठा, भाजपा की सरकार है, बॉर्डर पार करके कश्मीर से भारत में कैसे 4 आतंकी आए। लेकिन ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाती है। पहलगाम का जब आतंकी हमला हुआ तब कितने मुसलमान मारे गए, 2 मुसलमान मारे गए, उन 26 हिंदुओं की हिफाजत करते करते। और उन 26 हिंदुओं के लिए मेरा कायद असदुद्दीन ओवैसी सीना ठोक कर आज तक लड़ रहा है। इन लोगों को क्या पता कि असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मेरे 26 बहन जो बेवा हो गया, उसके बावजूद पाकिस्तान से क्रिकेट कराता है, पानी बंद करता है, सब बंद करता है, बोलता है खून का बदला। पाकिस्तान से जो क्रिकेट हुआ तो उससे नाराज है आप लोग? बिल्कुल नाराज है। अरे हमारा खून बहा, उसमें क्रिकेट से बदला ले रहे हैं। बीसीसी को शर्म नहीं आया, बीसीसी को शर्म नहीं आया, बीसीसी से शर्म नहीं आया कि वो अपना जो खून बहाया उसको क्रिकेट से बदला लेता है। साहब पर हिंदू मुसलमान का टैग लग रहा है। बात पहले बताइए। और दूसरी बात, आज जो मोदी जी को गाली दिए थे कांग्रेस के स्टेज से, मैं भी उसका खिलाफ हूँ। लेकिन मणिपुर में जो दलित भाई बहन का जो इज्जत लुटा गया था, तो वहाँ पर क्यों नहीं गए थे? तीसरी बात, जो आज जो राहुल गांधी यात्रा निकाले थे, वोट चोरी यात्रा, उसका भी हम लोग खंडन करते हैं और चोरी के खिलाफ है। लेकिन राहुल गांधी से और तेजस्वी से मेरा सवाल है, सुनिए, जब सुनिए एक मिनट, चोरी हुआ था उसके खिलाफ है और उसके सपोर्ट में हम लोग हैं। लेकिन जब मुसलमानों के घर में बुलडोजर चलाया जाता था, मुसलमान बहन बेटी को बुरखा नोचा जा रहा था, मुसलमानों का मॉब लिंचिंग किया जा रहा था, जब इस टाइम राहुल गांधी यात्रा क्यों नहीं निकालते? खाली मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। 1 मिनट। और मदरसा अजीजिया जब पटना में जला दिया था, 100 साल पुराना, 100 साल पुराना मदरसा अजीजिया जब जला दिया। बताइए, जनसुराज वाले ये लोग कह रहे हैं कि भाई मदरसा अजीजिया जलाया गया, मुसलमानों के साथ जो है कांग्रेस लगातार शोषण किया, क्या मानते हैं आप? 100% मानते हैं। जितना दंगा उनके रीजन में हुआ है, बाबरी मस्जिद किसके रीजन में हुआ, भागलपुर का दंगा बिहार का किसके रीजन में हुआ, ये सबके सबको मालूम है। ठीक है, मुसलमान को सिर्फ वोट के नाम पे ठगने का काम अब इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा। रह गया 20 साल से लगातार एनडीए सत्ता में है बिहार में। मोदी जी आते हैं, ट्रेन दिखाते हैं गुजरात जाने वाला। एक भाई ने कहा बिहार में फैक्ट्री नहीं था, बहुत से फैक्ट्री थे। मोदी जी चाय पीने की बात की थी चीनी मिल से, जब हम आएंगे तो अगला बार चाय वहीं से पियेंगे और उस चीनी मिल को उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन मोदी जी बिहार में एक भी फैक्ट्री देने का काम, बिहार के लोग बिहार का वोट बिहार में तभी देगा, उनके साथ जाएगा, क्या कि फैक्ट्री बिहार का वोट तो फैक्ट्री भी यहाँ लगेगा। डेवलपमेंट का भी हम लोग एमआईएम पार्टी काम करेगी। जो भी जहाँ का मुद्दा होता है हर जगह आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट के साथ साथ अपने लोगों को भी नहीं भूल सकते। हमारे लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, पूरे देश में सताया जाता है। तो ये महागठबंधन के लोग, ये बीजेपी के लोग तमाम जिम्मेदार हैं। उसके अलावा हमारा मांग है कि यहाँ सरकार में जो भी आए हम उससे काम करवाएंगे, बोल के काम करवाएंगे कि हमारा सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करके स्पेशल पैकेज दिया जाए और ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और ये कांग्रेस के लोग अंदरूनी जो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, वो जुल्म हम पे करते हैं, ये लोग साथ देते हैं, खामोश रह के उसको बदलने का काम करें और हमारा जो वोट लेते हैं। इस देश में पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है कि इस देश में अगर किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठता है तो वो हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में उठता है। आपने भारत जोड़ो यात्रा देखा, आपने सामाजिक न्याय यात्रा देखा, आपने मतदाता यात्रा देखा। आखिर आपने ये नहीं देखा कि आज अगर इस देश के छोटे से लेकर के बड़े इश्यूज को उठाने का काम कोई करता है तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाया जाता है। और अब देश के तमाम लोग नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार से और नीतीश कुमार की प्रदेश की सरकार से उकता गई है और इस बार महागठबंधन की सरकार होने जा रही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जब यहाँ पे न्यू रखा गया, हमको लगता है कि इसमें से बहुत सब लड़का उस समय पैंट में पेशाब कर रहा होगा, अभी जवान हो गया है। उस समय से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। 10 करोड़ रुपया हम लोग को मिला। उसके बाद ये हुआ कि हमारे सांसद लगातार पार्लियामेंट के बाहर में खड़े हैं। गवर्नमेंट एनडीए की है, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमको उनका एक सूत्री कार्यक्रम है एनडीए सरकार की कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर देना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई, लेकिन सर वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। जी, सन 2014 में नींव रखी गई और उसी साल सरकार बदल जाता है। सांसद आप ही के और सुना जाए,
और नींव रखने के लिए सुना जाए भाई, नींव रखने के लिए 10 करोड़ की राशि यूपीए सरकार किशनगंज के एएमयू सेंटर को देती है, और उस राशि को देने के बाद आज तक एनडीए की सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के डॉक्टर जावेद आजाद साहब, जो यहाँ की आवाम ने यहाँ इनको सांसद एक बार नहीं 2 बार और दूसरी बार ज़्यादा वोटों से जिता करके भेजने का काम किया, तो वो संसद भवन के अंदर चाहे वो प्रधानमंत्री से मिलना हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना हो, चाहे सेक्रेटरी से मिलना हो, और 70 सांसद का साइन करा करके संसद भवन के पटल पे रखने का काम नहीं। हाँ, तो इसका जवाब आप खुद तलाश कीजिए। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये चाहती ही नहीं है अक़लियत के बच्चे पढ़े, पिछड़ों के बच्चे पढ़े, गरीब के बच्चे पढ़े? क्योंकि जब वो पढ़ लिख लेंगे तो सवाल ऐसे लोगों से पूछेंगे। और झूठा क़यादत खड़ा करने की बात हम नहीं करते हैं कि यहाँ के मेरे गयूर नौजवानों, मैं यहाँ तुम्हें नेता बनाने आया हूँ। एमआईएम के सदर असदुद्दीन साहब, जवाब लेने दीजिए। हाँ, लेकिन जब बात आती है तो 3 बार के कांग्रेस के विधायक सिंबल पे जीता हुआ व्यक्ति, उसी को ये आगे करके आके घोषणा कर देता है कि हमारा प्रत्याशी होगा। क्या बहादुरगंज के सरजमी पे कोई एमआईएम का नेता नहीं था? कोई गरीब वर्कर नहीं था? कोई वर्कर नहीं था, लेकिन ये गुमराह करने का काम करते हैं। और ओवैसी अस्पताल का क्या हो गया? ओवैसी अस्पताल का क्या हुआ? डिटेंशन कैंप का धमकी देते थे लोगों को। इस तरह की बात को बरगला करके ये कहीं ना कहीं सर, हमारा विधायक कमरुल हुदा जो किशनगंज से है, उनको ये लोग आरजेडी और महागठबंधन वाले सर का ताज लेके घूम रहे हैं। आज देखिए उनका जगह जगह स्वागत कर रहे हैं, और वो इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा सर, ये कांग्रेस का सांसद जो 2 टर्म से लगातार जीत रहा है, ये एएमयू के नाम पर जीत रहा है। हमारे वोटों को खरीदा जाता है, हमारे वोटों को धोखे से ले जाकर सरकार बनाने के नाम पर, एएमयू बनाने के नाम पर लेके जाता है। ना सरकार बनती है, ना एएमयू बनती है, ना क्षेत्र के जनता के साथ रहते हैं। ये सांसद, मैं आपको बता रहा हूं सर, जब तक ये सांसद रहेगा किशनगंज का डॉक्टर जावेद आजाद, तब तक ना एएमयू बनने वाला है, ना सरकार बनने वाली है, ना कुछ करने वाला है। कांग्रेस के प्रवक्ता से हम पूछना चाहेंगे, 2 बार से जो आप सरकार बनाने के नाम पर हमारे किशनगंज के मासूम आवाम का वोट लेके जाते हैं, उनका क्या हिसाब किए हैं, क्या किए हैं, उसका पहले आप हिसाब दीजिए। बताइए आगे। नीतीश कुमार जी जब भाजपा की तरफ रहते हैं तो वो विशेष राज का दर्जा को भूल जाते हैं, और जब वो इंडिया गठबंधन में आते हैं, तब वो कहते हैं कि हमारा राज्य, बिहार राज्य जो है पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसे विशेष राज का दर्जा दीजिए। और आप आज केंद्र में सरकार बनाए फिर रहे हैं, लेकिन आपको अभी विशेष राज का दर्जा याद नहीं आता। क्यों नहीं आता है? किशनगंज को आप बिहार को विशेष राज का दर्जा देने का काम कीजिए। और ये हमारे भाई ने जो ये कहा कि उप मुख्यमंत्री, अरे भैया मेरे पहले सरकार तो बन जाने दीजिए। आप इतने वाकुल, एक मिनट इतने व्याकुल क्यों हो रहे? सरकार तो बनने दीजिए, फिर सरकार तो बनने दीजिए हमारा इंडिया गठबंधन का। फिर कौन उप मुख्यमंत्री होगा? जब भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो क्या एक मिनट अलीगढ़ नहीं बना सर? बिल्कुल, मैं अलीगढ़ की बात कर रहा हूं। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, तब हमारे बच्चे देश के आईएएस आईपीएस बनेंगे और देश को चलाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहते हैं, आप बिहार तो जरूर आए पूर्णिया, लेकिन किशनगंज जाकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए क्या उत्थान कर दीजिए। चलिए हम अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मैं अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं।